exchange rate का unit. G recording has begun. Let's go to exchange rates. There we go जी. ये वाला हमारा डॉक्यूमेंट. अब हम एक्सचेंज रेट करते हैं और अपना काम ख़त्म करते हैं जी. फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एक्सचेंज रेट, ये कल हमने स्टार्ट करके नहीं किया था. IC की टर्म याद रखिए जो ब्रैकेट में लिखी हुई है, ट्रिपल आई, ये सब इनिशियल लेटर्स हैं फॉर ईच फैक्टर. इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स, इन्वेस्टमेंट प्रॉस्पेक्ट्स. और SEE, IC का दूसरा हिस्सा, S स्टैंड्स फॉर स्पेक्युलेटर्स, स्पेक्युलेशन. E for economic growth, domestic. Next E for economic growth, international. इन सब से एक्सचेंज रेट पे असर आता है. फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट्स पे इनका असर आता है. तो लेट्स स्टार्ट विद इन्फ्लेशन रेट. अगर इन्फ्लेशन रेट पाकिस्तान में, मैंने आसानी के लिए किया, आप एग्जाम में पाकिस्तान ना लिखिएगा, आप समझ लें इसको बस. इन्फ्लेशन रेट अगर पाकिस्तान में ज़्यादा है, हम पीछे इन्फ्लेशन में भी पढ़ के आए हैं दूसरे कंट्रीज से, तो हमारी एक्सपोर्ट्स महंगी हो जाएंगी, उनकी डिमांड गिर जाएगी और एज अ रिजल्ट हमारी करेंसी की डिमांड भी गिर जाएगी. राइट. सो अगर इन्फ्लेशन रेट हमारे मुल्क में दूसरे ट्रेडिंग पार्टनर कंट्रीज से ज़्यादा है तो हमारी एक्सपोर्ट्स की डिमांड गिरेगी, वो महंगी हो जाएंगी और करेंसी की डिमांड गिरेगी. सेकेंडली, इंपोर्ट्स हमें सस्ती लगेंगी, हम ज़्यादा खरीदेंगे, करेंसी की सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में बढ़ेगी. डिमांड गिरने से, सप्लाई बढ़ने से एक्सचेंज रेट यानी प्राइस ऑफ आर करेंसी विल गो डाउन. किसी बच्चे को समझ आया ना हो तो मुझे बता दें. डेप्रिसिएशन हो रही है इसमें. उल्टा करते कि इन्फ्लेशन रेट कम है तो फिर एप्रिसिएशन होती. कोई बच्चा जो स्ट्रगल कर रहा हो यहाँ पे? सर मेन फैक्टर्स ये बताना है ना कि बस हमारे एक्सचेंज रेट पे इन सब फैक्टर्स का एक्सचेंज रेट पे इम्पैक्ट देखना है, बस दैट्स इट. या नेक्स्ट इज जी इंटरेस्ट रेट. अब इंटरेस्ट रेट क्या है आपको अच्छी तरह पता है. इट्स अ कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, रिटर्न ऑन सेविंग. तो अगर इंटरेस्ट रेट पाकिस्तान में ज़्यादा हो जाए दूसरे कंट्री से, तो हॉट मनी, ये फालतू पैसा होता है जो लोगों के पास, फर्म्स के पास, स्पेकुलेटर्स के पास होता है, ये हॉट मनी हमारे बैंक्स में फ्लो इन करेगी टू बेनिफिट फ्रॉम हाई रिटर्न्स ऑन सेविंग. उससे रूपी की डिमांड बढ़ेगी, रूपी अप्रिशिएट हो जाएगा. लोकल पाकिस्तानी लोग जिनके पास हॉट मनी थी वो भी अपने बैंक्स में सेव करेंगे. बाहर की दुनिया में फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में हमारा रूपी कम जाएगा, उसकी सप्लाई गिरेगी. डिमांड बढ़ने से, सप्लाई कम होने से एक्सचेंज रेट अप्रिशिएट होगा, वाइस वर्सा. किसी बच्चे को यहाँ प्रॉब्लम आ रही हो? सर ये इंटरेस्ट रेट अगर इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ेगा तो सर एग्रीगेट डिमांड भी तो सर लेफ्ट पे शिफ्ट होगी. तो उससे क्यों लिंक बना रहे हो यहाँ पे? मैं समझा नहीं आपकी बात. सर तो इंटरेस्ट रेट अगर अगर तो बढ़ेगा तो सर करंट अकाउंट भी तो डेफिसिट पे जाएगा, उससे भी तो करेंसी डीवैल्यू होगी. कैसे डेफिसिट में जाएगा? सर अगर तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो कंजप्शन भी तो कम होगी. सो इंपोर्ट्स कम होंगी तो सर उससे एडी भी कम होगा. एडी बेशक कम होगा, डिमांड भी लेफ्ट. लेकिन एग्रीगेट डिमांड का Yes, एक्स माइनस एम पे सोचो ना. इंटरेस्ट रेट बढ़ा, लोगों ने इंपोर्ट्स कम Yes, की, उससे हमारा अगेन करेंसी अप्रिशिएट होगी. समझ आ गया? ट्राई नॉट टू मिक्स Yes. टू फैक्टर्स, क्योंकि इकोनॉमिक्स में कई फैक्टर्स पैरेलल चल रहे होते हैं और वही एनालिसिस और इवैल्यूएटिव पॉइंट्स बन जाते हैं लंबे क्वेश्चंस में. समझ आ गया मुनीब? Yes, sir. आपके कॉन्सेप्ट डेंजरसली अच्छे हो गए. डेंजरसली मैं क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा बच्चा ना मतलब कि वो एक ट्रैक से हट के एग्जामिनर को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है और एग्जामिनर फिर रिजल्ट में उसको डिप्रेस कर देता है. सो माय रिक्वेस्ट इज, यू डूइंग सो वेल. लास्ट जो आप साथ पेपर किया था आज सुबह, बाकी नहीं आए थे, आप लोग आए थे. इट वाज अ प्लेजर मुनीब, जब आप डिटेल में बता रहे थे. इट वाज सच एज अ टीचर आई फेल्ट प्राउड कि कितना अच्छा ये बच्चा बता रहा है. सो एंड दिस इज द सेम मुनीब जिसको शुरू में मैं कहता था मुनीब आप गड़बड़ कर जाते हो, बट नाउ आप माशाल्लाह बहुत तैयार हो. जस्ट मेक श्योर कि स्टिक टू द आंसर, टू द टॉपिक कंसर्न. राइट नाउ वो घोड़ों की तरह लगा लो, वो नहीं लगाते ब्लिंकर्स उनके साइड पे. हम सिर्फ देख रहे हैं इंटरेस्ट रेट का करेंसी पे क्या असर आ रहा है, बाकी सब अनएम्प्लॉयमेंट, जीडीपी, एडी सब कुछ छोड़ दो. ठीक है? Okay. या नेक्स्ट इज जी इन्वेस्टमेंट प्रॉस्पेक्ट्स. अगर पाकिस्तान में लेट से ज़्यादा अच्छे इन्वेस्टमेंट प्रॉस्पेक्ट्स हैं, हालात बहुत अच्छे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो बाहर की फर्म्स पाकिस्तान में डिमांड में इन्वेस्ट करेंगी
उससे रूपी की डिमांड बढ़ेगी, वो अप्रिशिएट होगा। पाकिस्तानी फर्म्स लोकल भी अपने मुल्क में इन्वेस्ट करेंगी, रूपी की सप्लाई इंटरनेशनल मार्केट में कम जाएगी, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में अगेन सप्लाई कम होने से, डिमांड बढ़ने से रूपी अप्रिशिएट करेगा। ये सारे डबल शिफ्टर्स हैं कि आप फर्स्ट टाइम, वैसे तो आप पढ़ चुके हो, लेकिन ये मतलब के कोर्स में फर्स्ट टाइम आपने डबल शिफ्टिंग फैक्टर्स पढ़े थे। ट्रिपल आई हो गया जी स्पेक्यूलेशन, तीसरा फैक्टर, चौथा फैक्टर अफेक्टिंग एक्सचेंज रेट स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन क्या होती है? लोग, फर्म्स जो छोटी छोटी गेन्स करना चाह रहे हैं, शॉर्ट टर्म गेन्स, नॉट छोटी छोटी, शॉर्ट टर्म गेन्स करना चाह रहे हैं बाय इन्वेस्टिंग, वो करेंसीज में भी करते हैं, शेयर्स में भी करते हैं, प्रॉपर्टीज में भी करते हैं, हर तरह की चीज़ों में, गोल्ड में भी। तो स्पेक्यूलेटर्स को अगर लगे कि लेट से रूपी ऊपर जाने वाला है, अप्रिशिएट होने वाला है, जैसे आजकल हो रहा है, तो दे विल स्टार्ट बाइंग रूपी। उनके बाय करने से रूपी की डिमांड बढ़ेगी, वो अप्रिशिएट होगा। जिन स्पेक्यूलेटर्स के पास रूपी था वो बेचेंगे नहीं, उनके ना बेचने से रूपी की सप्लाई कम होगी, अप्रिसिएशन होगी, एंड वाइस वर्सा। सबको क्लियर हो गया है? ये पहले चार फैक्टर्स ये एक बार रिकैप दे दूं। लेट्स डू इट थ्रू यू गाइस। लेट्स से यामीन तसल्ली से बताइएगा, अगर हमारे मुल्क में इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा है ट्रेडिंग पार्टनर कंट्रीज से, तो हमारे एक्सचेंज रेट पे क्या असर पड़ेगा? स्टेप बाय स्टेप, डिमांड सप्लाई दोनों एंगल्स बताने आपने। सर जब इन्फ्लेशन हमारे कंट्री में ज़्यादा होगी तो हमारी एक्सपोर्ट्स की डिमांड कम हो जाएगी, जिससे हमारी रुपी की डिमांड कम हो जाएगी और करेंसी डिप्रिशिएट कर जाएगी। शाबाश। और इंपोर्ट्स का बताओ, सप्लाई के एंगल। हमारे मुल्क में इन्फ्लेशन है, बाहर तो नहीं है ना? हमें इंपोर्ट्स, हाँ जी, तो हमें इम्पोर्ट्स चीप लगेंगी, जिससे हम इम्पोर्ट ज़्यादा करेंगे और सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी रुपीज़ की, जिससे वो बहुत अच्छी, डिप्रिशिएट करेगा। सबको समझ आ गया हाउ क्लियर ही वाज? ये डबल शिफ्टर है। लेट्स गो टू, लेट्स से मुनीब। मुनीब आप बता दें, इंटरेस्ट रेट अगर हमारे मुल्क में ज़्यादा है कंपेयर टू अदर कंट्रीज, व्हाट विल हैपन टू आवर करेंसी? प्रॉपर आराम से। सर अगर इंटरेस्ट रेट हमारे मुल्क में ज्यादा है बाहर से, तो सर हॉट मनी जो दूसरे फर्म्स का होगा सर, वो हमारे हमारे बैंक में सेव करेंगे, तो सर उससे रुपये की डिमांड बढ़ेगी, सर उससे रुपये की डिमांड बढ़ेगी और सर उससे करेंसी अप्रिशिएट हो जाएगी। सप्लाई का एंगल, लोकल स्पेकुलेटर्स भी जिनके पास सर हॉट मनी लोकल है स्पेकुलेटर्स में इन्वेस्ट करेंगे, तो इन्वेस्ट सर नहीं, उससे सप्लाई, आप इन्वेस्ट सर नहीं, उससे बैंक्स में रखेंगे, अपने बैंक्स में रखेंगे, यस सर, उससे सर उससे भी रुपये की डिमांड बढ़ जाएगी। नहीं नहीं नहीं, लोकलों के पास तो रुपी था ना। लोकल लोग जब अपने बैंक्स में सेव करेंगे तो इंटरनेशनल मार्केट में रुपी सप्लाई नहीं होगा, बाहर नहीं जा रहा, यस सर, उससे शॉर्टेज हो जाएगी। सप्लाई कम हो जाएगी, बस छोड़ो शॉर्टेज यस सरप्लस को, सप्लाई ओके। कम। डिमांड कर्व राइट पे शिफ्ट होगा, सप्लाई कर्व लेफ्ट पे। मैं एक बार फिर ये करवा दूं इंटरेस्ट रेट का। इफ इंटरेस्ट रेट इज हाई इन, लेट्स से इन वन कंट्री सच एज पाकिस्तान, देन अदर कंट्रीज hot money will flow into Pakistani banks to benefit from higher returns on saving. Demand for rupee will rise, it will appreciate. Secondly, Pakistanis will also save in their own banks, and rupee's supply in foreign exchange market will fall, again causing appreciation, double shift. Um, Investment prospects, let's say हसान आसिफ कॉन्फिडेंस के साथ, अगर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्ट्स बेहतर हो जाएं बाकी कंट्रीज से, व्हाट विल हैपन टू रूपी? So demand of rupee will appreciate in Increase. जी सर, आपने कहा डिमांड ऑफ रूपी विल अप्रिशिएट, डिमांड इंक्रीज होती है, अप्रिशिएट नहीं होती। या ये सर डिमांड राइज होगी जिसकी वजह से रुपी अप्रिशिएट हो क्यों जाएगा। डिमांड राइज और होगी? पाकिस्तान नहीं, क्यों डिमांड राइज होगी? आपने रीजन नहीं बताई। मैंने कहा पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के हालात बहुत अच्छे हो गए, आपने पहली बात नहीं बताई। Yes, sir. क्यों डिमांड बढ़ रही रुपी की? बिकॉज बाहर की फर्म्स पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगी, मल्टीनेशनल वगैरह। ये सर बाहर की कंपनीज भी जो है वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगी और इसी वजह से डिमांड जो है पाकिस्तानी रुपये की बढ़ वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से पाकिस्तानी रुपये अप्रिशिएट हो जाएगा। और सर जो लोकल भी होंगे पाकिस्तानी के, वो भी इन्वेस्ट करेंगे, जिसकी वजह से सप्लाई ऑफ रुपी फॉल, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फॉर नहीं, इसका नहीं सही बोल रहे हो। पाकिस्तानी फर्म्स विल आल्सो इन्वेस्ट लोकली एंड रुपीज सप्लाई विल फॉल इन इंटरनेशनल मार्केट या फॉरेन एक्सचेंज मार्केट,
एज अ रिजल्ट रूपी विल अप्रिशिएट. डिमांड बढ़ी, सप्लाई कम हुई, रूपी अप्रिशिएटेड एंड वाइस वर्सा. समझ आ गया हसन? वेल डन दो, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर था. स्पेकुलेशन ऑल्दो सामने लिखा हुआ है. राया, कैन यू डू स्पेकुलेशन? इससे कैसे हमारा एक्सचेंज रेट इफेक्ट होता है? Sir, when the investors will invest, they will make इन्वेस्टर्स नहीं बोलो short-term यहाँ पे. gains. If the speculator feels हाँ, that शाबाश शाबाश, बोलो बोलो. if the speculators feel that the rupees is going to appreciate, they will buy more of यस. the rupees हम्म. and will appreciate, and और जिनके पास रूपी है, स्पेकुलेटर्स के the पास, supply वो of the rupees would fall, वो बेचेंगे नहीं रूपी, सप्लाई फॉल करेगी. and ये it will cause appreciation. एप्रिसिएशन. ये हो गया जी शिफ्टर्स. अब हम बात करें सिंगल शिफ्टर्स. आखिरी दो फैक्टर्स, इकोनॉमिक ग्रोथ, डोमेस्टिक. अगर पाकिस्तान में इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा हो रही है तो क्या होगा? हमारी इनकम्स बढ़ेंगी. लोग लग्जरी इंपोर्टेड गुड्स मंगवाएंगे, गाड़ियाँ, घरों का सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स. उससे रूपी की सप्लाई इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ जाएगी, रूपी डेप्रिशिएट हो जाएगा. सिंगल शिफ्ट. हमारे मुल्क में इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, लोगों की इनकम्स बढ़ी, लोगों ने इंपोर्ट्स बहुत की, गाड़ियाँ वगैरह, घरों का सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्नोलॉजी, सेल फोन्स, ऑल ऑफ दैट कॉज्ड सप्लाई ऑफ रूपी. क्योंकि जब भी हम बाहर से इंपोर्ट खरीदते हैं, रूपी सप्लाई करना पड़ेगा, कोई और करेंसी खरीदनी पड़ेगी. उससे रूपी की सप्लाई बढ़ेगी. सप्लाई बढ़ने से किसी भी चीज़ की प्राइस नीचे जाती है. रूपी इज जस्ट अ प्रोडक्ट, एक्सचेंज रेट इज जस्ट अ प्रोडक्ट. लास्ट वन जी, इकोनॉमिक ग्रोथ इंटरनेशनल. अगर बाहर के कंट्रीज जिनके साथ हम ट्रेड करते थे, वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ आई है, वहाँ पे इनकम्स बढ़ी हैं, तो वो हमसे हमारी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा खरीदेंगे, रूपी की डिमांड बढ़ेगी और रूपी अप्रिशिएट हो जाएगा. एवरीवन क्रिस्टल क्लियर ऑन आईसी फैक्टर्स? ओके. Yes, sir. ये देखिए इंटरेस्ट रेट का मैंने यहाँ ग्राफ बनाया है. इंटरेस्ट रेट गिरा है पाकिस्तान में, तो क्या होगा? हॉट मनी हमारे मुल्क में कम होगी, डिमांड कर्व D0 से शिफ्ट होकर D1 पे आएगा. पाकिस्तानी लोग बाहर के बैंक्स में सेव करेंगे, सप्लाई रूपी का S0 से S1 पे बढ़ेगी, इक्विलिब्रियम नीचे आएगा, रूपी डेप्रिशिएट हो जाएगा. समझ आया डबल शिफ्ट्स आपने कैसे दिखानी है? एनीवन स्ट्रगलिंग विद दिस ग्राफ? ओके. इसी को मैं कर रहा हूं आपके लिए. इन्फ्लेशन ज़्यादा है पाकिस्तान में अदर कंट्रीज से, उससे भी सेम होगा. हमारी एक्सपोर्ट्स की डिमांड गिरेगी, रूपी की डिमांड गिरेगी, D0 से D1 पे शिफ्ट होगा, लेफ्ट पे. हम लोग इंपोर्ट सस्ती लगेंगी, ज़्यादा खरीदेंगे, रूपी की सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में S0 से S1 पे जाएगी. दोनों फैक्टर्स की वजह से रूपी की प्राइस लेफ्ट नीचे चली जाएगी. लेबल्स देख लो एक्सचेंज रेट के ग्राफ के. लेफ्ट साइड पे वाई एक्सिस पे आपने हमेशा प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर लिखनी है. प्राइस ऑफ रूपी इन डॉलर, प्राइस ऑफ पाउंड इन डॉलर्स, व्हाटएवर. और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी ऑफ द करेंसी यू टॉकिंग अबाउट, रूपीज. समझ आ गया मेरे बच्चों? कोई कंफ्यूजन लेबल्स में या शिफ्ट्स में? सर अगर इन्फ्लेशन की जगह डिफ्लेशन हो रही हो तब आप बताएं क्या होगा? डिफ्लेशन होगी तो एक्सपोर्ट्स सस्ती हो गई, सर यस सर, उनकी डिमांड बढ़ जाएगी, तो रूपी डिमांड कर्व राइट पे शिफ्ट हो जाएगा. और इंपोर्ट्स Yes, हमें sir. महंगी लगेंगी, हम कम मंगवाएंगे, सप्लाई कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट, एक्सचेंज रेट ऊपर. थोड़ा सा मैं एक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का आपको ओवरऑल व्यू देना चाह रहा हूँ. फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कोई एक फिजिकल लोकेशन नहीं है. एनी टाइम वन ऑफ अस गोज फॉर उम्रा, हम रियाल खरीदते हैं और रूपी बेचते हैं, हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के हिस्सा बन गए. फर्म्स, गवर्नमेंट, स्पेकुलेटर्स, आपके मनी चेंजेस, एनीवन हु इज डीलिंग विद बाइंग एंड सेलिंग करेंसी, वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का हिस्सा है. तो करेंसीज की सप्लाई एंड डिमांड के थ्रू एक्सचेंज रेट ऊपर नीचे हो रहे हैं डेली बेसिस पे. एज वी स्पीक राइट नाउ भी फ्रैक्शनली चेंजेस आ रहे हैं. लास्ट चीज, मनी सप्लाई का कॉन्सेप्ट विद इन द कंट्री होता है. नोट्स एंड कॉइन्स एंड बैंक डिपॉजिट्स, दैट्स इट विद इन द कंट्री. करेंसी सप्लाई पूरे दुनिया में होती है, करेंसी डिमांड पूरी दुनिया में होती है, तो उसको प्लीज मिक्स ना कीजिएगा. Everyone clear on the topic of factors influencing exchange rate? IC, inflation rate, interest rate, investment prospects, speculation, economic growth, domestic, economic growth, international. None. अरे अगला टॉपिक भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है.
exchange rate system, yani how exchange rate is determined. Exchange rate again is just the price of one currency in terms of another. प्रोडक्ट समझो करेंसीज को तो आसान हो जाता है. 3 सिस्टम्स हैं. अब जरा चैप्टर 1 याद करें. फ्री मार्केट इकोनॉमी, प्लान्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी. वही काम यहाँ पे चल रहा है. फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या है जी? फ्री मार्केट, प्राइवेट सेक्टर. दिस इज व्हेन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ करेंसी इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. आप फॉरेक्स लिख सकते हो बड़े कैपिटल्स में. फॉरेन एक्सचेंज मार्केट डिटर्मिन्स द रेट ऑफ करेंसी. देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन. ये जो हमने आईसी के फैक्टर्स पढ़े थे ये सारे फ्री फ्लोट के थे. कोई गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं थी. खुद ही ऊपर नीचे हो रहा था करेंसी डिफरेंट वजहों से. पहला फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन. गवर्नमेंट मैनेज नहीं कर रही करेंसी को. डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू इंटरनेशनल मार्केट में करेंसीज का रेट ऊपर नीचे हो रहा है. इसको बोलते हैं फ्री फ्लोट. नेक्स्ट है जी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट. ये समझें प्लान्ड इकोनॉमी यानी टोटल गवर्नमेंट इंटरवेंशन. दिस इज व्हेन गवर्नमेंट इंटरवीन्स एंड कीप्स द रेट ऑफ करेंसी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट. मसलन उनको पसंद आ जाए कि जी 150 रुपीज में $1 आ रहा है, ना इससे नीचे जाने देंगे ना इससे ऊपर. गवर्नमेंट इंटरवेंशन करती रहेगी. So when government intervenes to keep the rate of currency at a particular point, they use two major tools to manage their exchange rate. आपको ये tools आने चाहिए. बहुत आसान है. पहला है जी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. ये क्या है जी? जो हमारे पास डॉलर, पाउंड, यूरोज, जर्मन मार्क्स, डिफरेंट करेंसीज पड़ी हुई हैं पाकिस्तान के खजाने में. हर कंट्री के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होते हैं. गवर्नमेंट इन रिजर्व्स को कैसे यूज करेगी? अगर हमारी करेंसी नीचे जा रही है, डेप्रिशिएट हो रही है, लेट्स से हम इंपोर्ट्स बहुत कर रहे थे, करेंसी की सप्लाई बढ़ रही थी और रेट नीचे जा रहा था, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? रिजर्व्स बेचेगी, डॉलर, पाउंड्स वगैरह, और रुपी को खरीदेगी, अपनी करेंसी को खरीदेंगे. उससे करेंसी लोकल की डिमांड बढ़ेगी और एक्सचेंज रेट वापस ऊपर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पे आ जाएगा. अगर करेंसी हमारी अप्रिशिएट हो रही है, लेट्स से हमारी एक्सपोर्ट्स की डिमांड बढ़ी, करेंसी अप्रिशिएट हो रही है, ऊपर जा रही है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट से, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? अपनी करेंसी को बेचेगी, सेल रूपीज, और डॉलर्स, पाउंड्स वगैरह फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स खरीदेंगे. उससे अपनी करेंसी की सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में बढ़ जाएगी और करेंसी नीचे वापस फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पे आ जाएगी. एनी कंफ्यूजन इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स यूसेज टू मैनेज करेंसी? नो सर. एक्सीलेंट. एनीवन जी? एनीवन? ओके, मैं इन पे बच्चों से पूछता हूँ अभी. एक नोट बहुत इंपॉर्टेंट देखिएगा ये वाला. आई शुड हैव मेड इट बोल्ड एंड इन रेड, बट चलें अब जैसा है देख लो. When government changes the exchange rate, it is called devaluation और revaluation. जब डिमांड एंड सप्लाई से हो रहा है तो उसको हम एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन बोलते हैं. जब गवर्नमेंट इंटरवीन करती है, आर्टिफिशियली रेट को ऊपर नीचे करती है करेंसी की, उसको हम बोलते हैं डीवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन. बहुत ध्यान से लिखिएगा, एग्जाम में वो इसका मार्क काटता है. अगर आप डीवैल्यूएशन की जगह डेप्रिसिएशन लिख दिया, मार्क काट देगा. डेप्रिसिएशन की जगह डीवैल्यूएशन लिख दिया, यानी गवर्नमेंट इंटरवेंशन थी और आपने कहा कि डेप्रिशिएट हो रही है करेंसी, वो मार्क काट लेगा. दे आर वेरी pedantic and strict on that. दूसरा है जी इंटरेस्ट रेट. अभी ऊपर पढ़ के आए और बच्चों ने बताया भी है. हम चाहते हैं एक्सचेंज रेट हमारा नीचे जा रहा था फिक्स्ड एक्सचेंज रेट से, ऊपर लाएं करेंसी का रेट. इंटरेस्ट रेट को दोगे बढ़ा, हॉट मनी आपके मुल्क के बैंक्स में आएगी, डिमांड फॉर करेंसी बढ़ेगी, रेट ऊपर. साथ में आपके लोग भी अपने बैंक्स में रखेंगे, बाहर पैसा नहीं जाएगा, सप्लाई कम होगी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में आपकी करेंसी की, उससे भी रेट ऊपर. और अगर नीचे लाना है तो इंटरेस्ट रेट को नीचे कर देंगे, हॉट मनी वापस फ्लो आउट कर जाएगी, डिमांड फॉर करेंसी गिरेगी, हमारे लोग भी बाहर सेव करेंगे बैंक्स में, और सप्लाई ऑफ करेंसी बढ़ेगी, उससे इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट नीचे आ जाएगा. दोनों पॉइंट्स टोटली क्लियर हो गए मेरे बच्चों के? नहीं? यस सर. ओके. आखिरी है जी मैनेज्ड फ्लेक्सिबिलिटी. अब ये है मिक्स्ड इकोनॉमी वाला सीन. गवर्नमेंट मैनेज भी कर रही है और थोड़ा सा फ्री फ्लोट भी कर रही है, फ्लेक्सिबिलिटी भी शो कर रही है. गवर्नमेंट क्या करेगी? एक अपर लिमिट और एक लोअर लिमिट फॉर करेंसी सेट कर देंगे, एंड इट विल अलाउ द करेंसी टू फ्रीली फ्लोट बिटवीन दोज लिमिट्स. मसलन पाकिस्तान गवर्नमेंट कहे 150 रुपए से ऊपर नहीं जाने देंगे रुपी को, और 180 रुपए से नीचे डेप्रिशिएट नहीं होने देंगे. उसके बीच में डिमांड सप्लाई से फ्री फ्लोट होने दो. हाँ, जब 180 से नीचे जाने लगे, डेप्रिशिएट होने लगे, तो हम बाय करेंगे, अपनी रुपी को ऊपर लाएंगे, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे, ऊपर लाएंगे. वही टूल्स यूज हो रहे हैं. और अगर 150 से ऊपर अप्रिशिएट हो रही है डॉलर के अगेंस्ट, तो हम अपने रुपी को बेचेंगे, रिजर्व खरीदेंगे, सप्लाई बढ़ा के रेट नीचे लाएंगे वापस मैनेजेबल लिमिट्स में, और या इंटरेस्ट रेट नीचे करके वापस लाएंगे.
समझ आ गई बच्चों? एग्जैक्ट सेम इंटरवेंशन है, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? अच्छा, लेट मी मेक अ ग्राफ फॉर यू। ये बच्चों को अक्सर तंग करता है एक्सचेंज रेट का। आई हैवंट इवन प्लग माय स्टफ, मैं जल्दी से प्लग कर लूं, जस्ट गिव मी अ सेकंड। एक मिनट। राइट बच्चों, तो हम अब देख रहे हैं एक्सचेंज रेट का ग्राफ। लेट मी टेक समबडी ऑन बोर्ड। मेमुना अजहर, कैन यू हेल्प मी लेबल दिस ग्राफ? करेंसी का ग्राफ है एक्सचेंज रेट का, वाई एक्सिस पे मुझे कोई लेबल करवाओ। मेमुना, कैन यू हेल्प मी लेबल द ग्राफ? प्राइस ऑफ, एनीवन एल्स? सर मैं बता दूं, जी बता दें। सर मैं बता देता हूं, प्राइस ऑफ डॉलर सर या प्राइस ऑफ करेंसी कोई बिल्कुल, भी हो जो जिस करेंसी में भी हम कर रहे हैं, हाँ, प्राइस ऑफ लेट्स से पाउंड्स इन डॉलर्स, रूपी इन डॉलर, डॉलर इन रूपी, एक्सेस पे क्वांटिटी क्वांटिटी ऑफ, हम पाउंड ले रहे हैं तो कंपाउंड का साइन बना दिया मैंने। अब बेटे हमने डिमांड कर्व लगाया, सप्लाई कर्व लगाया, जहां इकट्ठे हुए इक्विलिब्रियम। अब गवर्नमेंट ने, ये हमारा एक्सचेंज रेट था, इसको ईआर भी लिख सकते हो और प्राइस पीपी भी लिख सकते हो। ये गवर्नमेंट को रेट पसंद आ गया, गवर्नमेंट ने इसको ऑफिशियल फिक्स्ड एक्सचेंज रेट बना दिया, ना इससे ऊपर जाने देंगे ना इससे नीचे। अब किसी वजह से हमारा एक्सचेंज रेट लेट से नीचे जा रहा है, क्यों जी? हम इंपोर्ट्स बहुत कर रहे हैं, सप्लाई ज़्यादा हो रही है रुपये की इंटरनेशनल मार्केट में, वो नीचे जा रहा है। सॉरी, मैंने क्वांटिटी नहीं बनाई। अच्छा, अब देखो, सप्लाई ज़्यादा होने से रेट यहाँ नीचे आ जाना था, यहाँ, ठीक है। अब गवर्नमेंट देखेगी कि सप्लाई बढ़ने से सरप्लस रुपये का दुनिया में हो गया है, अपनी करेंसी की डिमांड बढ़ाएंगे टू ब्रिंग इट बैक टू इक्विलिब्रियम, नीचे जाने की से बचने के लिए डॉलर्स बेचेंगे, रुपये खरीदेंगे अपने रिजर्व से, और ये देखो डिमांड कर्व को शिफ्ट करा देंगे यहाँ, वापस एक्सचेंज रेट फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पे आ गया। किसी बच्चे को प्रॉब्लम आ रही हो? सॉरी, इंटरेस्ट भी बढ़ा सकते हैं। एक दफा करवा दें, ये नहीं समझ लगी सर, एक दफा ओह रिपीट श्योर कर दें। श्योर श्योर श्योर। अब दोबारा बनाते हैं। ये देखिए, ओह व्हाट्सएप नहीं, अच्छा इसको चार्ज पे लगाना पड़ेगा मुझे, बिकॉज इट्स लॉस्ट इट्स पावर। जस्ट अ मिनट जी। राइट, अब देखो अगेन, मेमुना आर यू देयर बेटे? I think she's not there. Let's take someone else on board. Let's see. Adan, बेटे लेबल करवाओ y एक्सिस पे। सर प्राइस ऑफ डॉलर आगे इन टर्म्स ऑफ इन रूपी, बस इस तरह, शाबाश। और इधर क्वांटिटी ऑफ डॉलर लिखोगे, क्योंकि हम डॉलर को होम करेंसी आपने बनाया, ठीक है। अच्छा जी, ये अमेरिकन गवर्नमेंट कर रही है, पाकिस्तान नहीं कर रहा, क्योंकि डॉलर को आपने पहले लिखवाया है। समझ आ गया अदन? यस सर। सप्लाई एंड डिमांड लगाए, ये इक्विलिब्रियम था राफे, ये एक्सचेंज रेट था, प्राइस लिख देता हूँ, डोंट वरी। ये जी ऑफिशियल एक्सचेंज रेट गवर्नमेंट को पसंद आ गया, डॉलर का चाहते हैं ना इससे नीचे जाए ना इससे ऊपर। अब किसी वजह से डॉलर नीचे आ रहा है, क्यों जी? अमेरिकन पाकिस्तान से बहुत इंपोर्ट्स कर रहे हैं, डॉलर की सप्लाई बढ़ रही है, अब एक्सचेंज रेट नीचे आएगा और एक्सचेंज प्राइस नीचे आ जाएगी। हमें वापस ऊपर रखना है, क्या करेंगे राफे बताइए मुझे? सरप्लस है इस वक्त डॉलर दुनिया में, जी सर। डॉलर को गवर्नमेंट क्या करेगी, बेचेगी या खरीदेगी? सर गवर्नमेंट ज्यादा खरीदेगी ताकि उसका खरीदेगी, और वो देखो इक्विलिब्रियम वहां पे आ गया, जितना सरप्लस था उतना खरीद लिया डिमांड बढ़ा के। ये देखिए जी, वापस एक्सचेंज रेट अपने फिक्स्ड रेट पे आ गया। क्लियर ऑन दैट? कोई कंफ्यूजन? सर
जी सर। यस 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 अदन। इंटरेस्ट रेट भी तो आ सकता ना। बट इंटरेस्ट रेट में आपको 2 शिफ्ट करने पड़ेंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको बराबर बैलेंस करके करना। कर सकते हो लेकिन वो बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपके लिए। इंटरेस्ट रेट आपने बढ़ाया, उससे डिमांड भी बढ़ेगी, सप्लाई भी कम होगी, तो 2 छोटे-छोटे शिफ्ट करा के आपको एक्सचेंज रेट वापस लाना पड़ेगा ओरिजिनल पे। समझ रहे हो? ओके सर। सर सेकेंडली प्रैक्टिकली ये जो इंटरेस्ट रेट से लॉन्ग टर्म में होता ना फर्क पड़ता है, साल जबकि एक ये लग जाता है, डॉलर बिल्कुल बिल्कुल साल एक लग जाता है, साल एक लग जाता है, साल सवा साल लगता है, ठीक है। ओके सर। अच्छा जी, अब मैं आपको आखिरी वाला मैनेज एक्सचेंज रेट, मैनेज फ्लेक्सिबिलिटी, इसको स्पॉट मार्केट भी बोलते हैं। दोबारा वही ग्राफ बनाया, प्राइस ऑफ लेट्स से रूपी को लेते हैं होम करेंसी इन डॉलर, नहीं इंडियन रूपी बनाते हैं, INR, ठीक है। यस, ये आ गया जी हमारा डिमांड कर्व फॉर रूपी, और ये आ गया सप्लाई कर्व फॉर रूपी, इक्विलिब्रियम, प्राइस ऑफ रूपी। गवर्नमेंट चाह रही है ये P1 अपर लिमिट और P2 लोअर लिमिट, इसके बीच में करेंसी रहे, इससे बाहर ना जाए, ठीक है। अब अगर इसके बीच में लेट से सप्लाई कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट हुआ है इधर तक, अभी गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करेगी, बिकॉज इट्स वेल विद इन द यू नो क्या उसको बोलते हैं द लिमिट्स, प्राइस विद इन द लिमिट्स है, तो गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करेगी। हाँ अलबत्ता डिमांड कर्व लेट से बहुत शिफ्ट हुआ है D1 पे, अब देखो ऊपर जा रहा है एक्सचेंज रेट, यहाँ पे आ जाएगा, इसको वापस लाना है तो अपने रूपी को सेल करेंगे वही टूल्स, या इंटरेस्ट रेट को कम करेंगे, अपने रूपी को सेल किया, इंडियन रूपी खरीदा, सप्लाई कर्व अंदर आया वापस। समझ आ गया कैसे कर रहे हैं? यू विल नॉट हैव टू ड्रॉ दीज ग्राफ्स, लेकिन आ जाए तो इंटरप्रेट कर लेना। कभी कभी वो कहते हैं एक्सचेंज रेट का ग्राफ बनाओगे, गवर्नमेंट ने अपने रिजर्व्स बेचे हैं, उससे अर्जेंटीना करेंसी ने, गवर्नमेंट ने, अर्जेंटीना के सेंट्रल बैंक ने बेचे अपने रिजर्व्स, व्हाट विल हैपन टू द करेंसी? सिंपली डिमांड का बाय शिफ्ट करके दिखा दीजिएगा। समझ आ गई बात? दोबारा ये जरा बता दो। मसलन मैं आपको यहाँ समझाता हूँ, ये आपका एक्चुअल पास पेपर था जो मैंने करवाया भी था। अर्जेंटीना सेंट्रल बैंक सोल्ड, उनकी करेंसी का नाम है पीसो, सोल्ड डॉलर्स फ्रॉम रिजर्व्स, अपने रिजर्व्स में से, अपने खजाने में से डॉलर्स बेचे हैं। मुझे लगा को बचाया है, बहुत कम बचाया आज। चलें जी, डॉलर्स बेचे हैं। ड्रॉ डिमांड एंड सप्लाई diagram to show the effect on pesos, करेंसी है अर्जेंटीना की, एक्सचेंज रेट, ठीक है। वो कहता है जी अर्जेंटीना के सेंट्रल बैंक ने डॉलर्स बेचे हैं, उसके साथ पीसो पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? डॉलर्स क्यों बेचते हैं? टू बाय पीसो। तो सिंपली आप इधर प्राइस ऑफ पीसो इन डॉलर्स, क्वांटिटी ऑफ पीसो, ये आपके लेबल्स, पहला डिमांड सप्लाई एक्सचेंज रेट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब बच्चों आप बताओ, अर्जेंटीना के सेंट्रल बैंक ने डॉलर्स बेचे हैं, पीसो को खरीदा है, व्हाट विल हैपन टू पीसो? कौन सा कर्व किधर शिफ्ट होगा? डिमांड कर्व राइट पे, बस यही मैं कह रहा था। इक्विलिब्रियम ऊपर आ गया, एक्सचेंज रेट अप्रिशिएट हो गया, क्वांटिटी बढ़ गई पीसो की। अदर दैट वाज इट। अदन बच्चे समझ आ गए? यस सर। ओके, तो ये हो गया जी हमारे एक्सचेंज रेट सिस्टम्स। अब इन्हीं के हम बेनिफिट्स एंड प्रॉब्लम्स देखते हैं। पहले हम फ्री फ्लोटिंग के देखते हैं, और जैसे हमने प्रोटेक्शनिज्म में देखा था ना, वैसे ही फ्री फ्लोटिंग के बेनिफिट्स फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के प्रॉब्लम्स बन जाएंगे, फ्री फ्लोटिंग के प्रॉब्लम्स फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के बेनिफिट्स बन जाएंगे। पहला देखो,
there is no pressure on foreign exchange reserves and they can be used for other important purposes. गवर्नमेंट क्योंकि अपनी करेंसी मैनेज नहीं कर रही, उनका खजाना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स डॉलर्स पाउंड वगैरह उन पे प्रेशर नहीं है, उनको वो और इंपॉर्टेंट कामों में यूज करते हैं. अब ये ना कहिए कि वो रोड शोड बना सकते हैं, मैनेज पब्लिक गुड्स नहीं. रिजर्व्स आखिरी चीज होती है कंट्री के पास, उनको इस तरह जाया नहीं किया जाता. ठीक है, उन्हें सिर्फ लोन पे करने के लिए या कुछ मेजर बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट उसको बराबर करने के लिए यूज किया जाता है. सो डोंट मेंशन द यूज, जस्ट कहीं देयर बी नो प्रेशर ऑन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, दे कैन बी यूज्ड फॉर अदर इंपॉर्टेंट पर्पसेस. सेकंड जी, अब गवर्नमेंट क्योंकि एक्सचेंज रेट को मैनेज नहीं कर रही, फ्री फ्लोट पे छोड़ा हुआ जैसे पाकिस्तान ने इस वक्त, दे कैन फोकस ऑन अदर एम्स, बिकॉज इफ देर मैनेजिंग नॉट मैनेजिंग करेंसी तो वो कंट्रोल कर सकते हैं इन्फ्लेशन को, अनएम्प्लॉयमेंट को, दूसरे एम्स पे फोकस कर सकते हैं. ये बात समझ आ रही है या नहीं? देखो, अगर इस वक्त मैं आप लोगों को नहीं पढ़ा रहा हूं, अब आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो मैं क्या A2 की क्लास पढ़ा सकता हूं एट द सेम टाइम? नहीं. सो आई कैन नॉट फोकस ऑन माई अदर क्लासेस. राइट नाउ आई एम टीचिंग AS, तो A2 इग्नोर हो रहा है. तो अगर मैंने AS वालों का बेटे आप लोग खुद तैयारी करो, तो आई कैन फोकस मोर ऑन A2. समझ आ गया? यही गवर्नमेंट का है. अगर उन्हें एक्सचेंज रेट मैनेज नहीं करे तो अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ वगैरह पे फोकस कर सकते हैं. लास्टली जी, ऑटो करेक्टिंग मैकेनिज्म ऑफ फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट will convert current account deficits into surpluses and vice versa without government intervention. इकोनॉमिक्स में हर चीज का ऑटो करेक्ट है, ऑटो फिक्स है. जैसे ह्यूमन बॉडी में आज आपको बुखार हो, आप दवाई ना भी लेना, 24 घंटे में, 48 आवर्स में, डिपेंडिंग ऑन द यू नो टेम्परेचर एंड द साइज ऑफ द वायरस, वो आपकी बॉडी फाइट करके खुद ही आपको हेल्दी कर देती है. यही इकोनॉमिक्स के साथ भी है. हम क्यों इंटरवेंशन करते हैं? क्योंकि हमें डर होता है कि ज्यादा मसला ना हो जाए, इसलिए गवर्नमेंट इंटरवेंशन करती है. लेट्स से ऑटो करेक्टिंग क्या है? हमने फ्री फ्लोट पे एक्सचेंज रेट को छोड़ा हुआ है, गवर्नमेंट मैनेज नहीं कर रही, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है, उसकी वजह से हमारा एक्सचेंज रेट डेप्रीशिएट होगा. डेफिसिट मींस एक्सपोर्ट्स की डिमांड कम है, इंपोर्ट्स की ज्यादा है, करेंसी की डिमांड कम, सप्लाई ज्यादा, एक्सचेंज रेट डेप्रीशिएट हुआ. डेप्रीशिएटेड एक्सचेंज रेट मतलब अब एक्सपोर्ट सस्ती हुई, उनकी डिमांड बढ़ेगी, इंपोर्ट्स महंगी हुई, उनकी डिमांड गिरेगी. एज अ रिजल्ट दोबारा हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट से सरप्लस में चला जाएगा. सरप्लस से फिर एक्सचेंज रेट एप्रीशिएट होगा, वापस डेफिसिट. ये ऑटोमेटिकली होता रहेगा, गवर्नमेंट को कुछ नहीं करना पड़ेगा. समझ आ गई बच्चों या कोई कंफ्यूजन? आ गई है. ओके, 3 बेनिफिट्स. रिजर्व्स पे प्रेशर नहीं है, उनको और कामों के लिए यूज करते हैं. गवर्नमेंट क्योंकि एक्सचेंज रेट मैनेज नहीं कर रही, दूसरे एम्स पे, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन वगैरह पे फोकस कर सकती है. लास्टली, ऑटो करेक्ट होता रहता है डेफिसिट सरप्लस में, सरप्लस डेफिसिट में, अगर हमने फ्री फ्लोट पे छोड़ा हुआ, गवर्नमेंट को कुछ नहीं करना पड़ता. यही अब हम प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट करते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के. There will be pressure on foreign exchange reserves and they cannot be used for other important purposes. Government cannot focus on other aims if they are managing currency. For example, inflation and unemployment will be ignored. Number 3, there will be no auto-correcting fixed mechanism to turn deficits into surplus because government is controlling the currency. एक और benefit लिख दीजिएगा fixed exchange rate का. Government can use it to their benefits and their aims. मतलब जब डेफिसिट है करंट अकाउंट का तो अपनी करेंसी को नीचे किया, उसको सरप्लस में लाए, जब सरप्लस है तो करेंसी को ऊपर किया, उसको डेफिसिट में वापस लाए. तो वो उसको अपनी मर्जी से गवर्नमेंट करती है. ऑटो करेक्टिंग वाली चीज प्रॉब्लम कैसे बनती है उसके सब दोबारा बता दो. ऑटो करेक्टिंग इज द प्रॉब्लम फॉर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट. अगर हमने फिक्स करके रखा हुआ है करेंसी को एक लेवल पे, तो जब डेफिसिट होगा करंट अकाउंट का तो हमने तो फिक्स रखा हुआ है, उसको डेप्रिशिएट होने नहीं दे रहे, ऑटो करेक्ट नहीं होगा. राइट या प्रॉब्लम जी करेंसी को फ्री फ्लोट पे छोड़ने की. कांस्टेंट फ्लक्चुएशंस ऑफ एक्सचेंज रेट, जैसे आप रुपी में देख रहे हैं रोज ऊपर नीचे हो रहा है. कांस्टेंट फ्लक्चुएशन ऑफ एक्सचेंज रेट एंड दिस विल कॉज अनसर्टेनिटी ऑफ ट्रेड. इंपोर्टर एक्सपोर्टर अनश्योर हो जाएंगे. फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपके मुल्क में कम आएगी क्योंकि फॉरेनर्स डू नॉट वांट देयर स्ट्रॉन्ग स्टेबल करेंसी टू बी कन्वर्टेड इनटू एन अनस्टेबल करेंसी जो ऊपर नीचे हो रही है. उनको खतरा है कि हमारा कैपिटल लॉस ही ना हो जाए. लास्टली जी, स्पेक्युलेटर्स खुला मैदान देख के कि गवर्नमेंट इंटरवेंट नहीं कर रही, वो मुसलसल खरीदेंगे बेचेंगे करेंसी को, अप्स एंड डाउन्स और बढ़ा देंगे. सो बेसिकली द बेनिफिट्स ऑफ फ्री ट्रेड, फ्री फ्लोट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एंड वाइस वर्सा. एनी कंफ्यूजन बच्चों?
तो प्रॉब्लम्स क्या है जी? अनसर्टेनिटी ऑफ ट्रेड, reduction in investment, speculators interfering too much in foreign exchange market to create more ups and downs. अब बच्चे इसके ऊपर हम एक 6 मार्क का एक्चुअल पास पेपर सेक्शन ए का क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन इन सेक्शन ए आर वेरी इजी. देयर वर्डिंग इज स्टूपिड और वो हॉरेंडस लगती है, बच्चों को खौफ आ जाता है क्वेश्चन से. डरना नहीं है, सोचना कि हमने क्लासेस में क्या टॉपिक पढ़े हुए हैं. सर एक क्वेश्चन है. यस यस अदन. सर एक्सचेंज रेट का प्रोटेक्शनिज्म के साथ कोई ताल्लुक है? प्रोटेक्शनिज्म के साथ तो ताल्लुक नहीं है, उसका ऑफसेटिंग फैक्टर है ये. मतलब आपने टैरिफ लगाया था, इंपोर्ट्स को महंगा किया था, लेकिन साथ में एक्सचेंज रेट अप्रिशिएट हो जाए तो इंपोर्ट्स महंगी नहीं होंगी, सस्ती रहेंगी, तो वो उसको ऑफसेट कर देता है. ओके सर. राइट जी. अब आते हैं जी 6 मार्क का क्वेश्चन. इसकी जरा स्टेटमेंट देखिएगा, बड़ी ऑड सी है. डिस्कस इफ फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट इज ऑलवेज टू बी प्रेफर्ड ओवर फिक्स्ड एंड मैनेज्ड एक्सचेंज रेट. तीनों का कंपैरिजन मांग रहे हैं आपसे, दो मार्क्स के लिए. क्या फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट हमेशा बेहतर है फिक्स्ड और मैनेज से? अप टू 3 मार्क्स. क्यों बेहतर है? अप टू 3 मार्क्स क्यों बेहतर नहीं है? 1 मार्क कंक्लूजन का. 5 देगा आपको मैक्सिमम, 1 कंक्लूजन के लिए छोड़ेगा. It is better than fixed exchange rate as there is no pressure on foreign exchange reserve. फिक्र किए बगैर ऊपर से फायदा लिया. Secondly, it allows government to focus on other aims. If they are not managing exchange rate, inflation and unemployment can be focused on. Autocorrect mechanism of free float will allow deficits and surplus to correct themselves. अब हम उल्टी साइड पे जा रहे हैं. However, fixed exchange rate is better and it allows the government to use exchange rate for handling current account deficits and surpluses. Autocorrect का वेट नहीं करना पड़ता, immediately government fix कर लेती है. Managed exchange rate is better as it gives stability along with less pressure on reserves. It gives conclusion, managed exchange rate is the best as it gives benefit of both systems. समझ आ गया बच्चों कैसे हैंडल करने हैं क्वेश्चन, या दोबारा एक बार कर लें? आ गया सर. Okay, J curve effect. 3 points लेने. There is no limit. It depends on how well you build a point. अगर आप 2 पॉइंट भी बहुत अच्छे बिल्ड कर गए हो तो हर पॉइंट के आपको 2 से 3 मार्क वो दे सकता है. I as a teacher will tell you to do 3-3 ताकि आपका रिस्क कम हो. ठीक है, 2-2 का मत किया कीजिए 6 मार्क्स वालों में. ठीक है. जे कर्व इफेक्ट जी, ये एक थोड़ा मुश्किल सा टॉपिक है और बच्चे बार बार कंफ्यूज होते हैं. इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं. जब भी ना व्हाट फैक्टर्स विल डिटरमिन इफ डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी या अप्रिसिएशन ऑफ करेंसी या इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन या प्रोटेक्शनिज्म विल अफेक्ट will convert current accounts deficit into surplus या vice versa. तो फैक्टर्स कौन से हैं? जे कर्व वाले. जे कर्व, मार्शल अर्नर कंडीशन, टाइम पीरियड. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. बच्चे सीधा आंसर देके आ जाते हैं और आंसर गलत हो जाता है. जब भी वो कहे ना फैक्टर्स कौन से डिटरमिन करें करेंसी डेप्रिशिएट हुई है, उससे करंट अकाउंट डेफिसिट सरप्लस में जाएगा कि नहीं, ये वो फैक्टर्स हैं. वो ये आंसर नहीं मानेगा उस वक्त कि करेंसी डेप्रिशिएट, एक्सपोर्ट सस्ती, इंपोर्ट्स महंगी, करंट अकाउंट सरप्लस में चला जाएगा. नो, दैट इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर. वो कहता है कौन से फैक्टर ये बात डिसाइड करवाएंगे कि डेफिसिट सरप्लस में जाएगा कि नहीं. तो क्वेश्चन में फर्क आ गया. तो ये देखो, इसकी स्टेटमेंट से आपको पता लग जाएगा. एन एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी affects current account of balance of payment differently in short run and long run. अब depreciation को लेके चलते हैं. When currency depreciates, export prices fall, import prices rise. It should increase demand for exports and reduce demand for imports, and current account should go into surplus. लेकिन factors कौन से हैं? However, it does not happen in short run. पहला factor time period. दूसरा TD. In short run, this is because price elasticity of demand for exports and imports tends to be inelastic in short run due to signed contracts for exports and imports. बेटे हमारे साल के कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं, हमारी एक्सपोर्टिंग गुड्स के भी और इंपोर्टिंग की भी, जो हम कर रहे हैं सामान, उनके साल के कॉन्ट्रैक्ट हैं. करेंसी ऊपर नीचे हो तो हम एकदम से वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ नहीं देते. तो इनइलास्टिक डिमांड होती है एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स की कॉन्ट्रैक्ट साइन होने की वजह से. However, in long run, when Marshall-Lerner condition is met, ये इकोनॉमिस्ट का नाम है, उसने बताया था जेकब, मार्शल अर्नर कंडीशन मेट हो जाती है, यानी मिल मिला के जॉइंट सम ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स बिकम्स ग्रेटर देन 1. नाउ करंट अकाउंट विल बिकम सरप्लस इन लॉन्ग रन. किसी को प्रॉब्लम आ रहा हो यहाँ पे? हमारी करेंसी हुई है डेप्रिशिएट, असूलन एक्सपोर्ट सस्ती, इंपोर्ट्स महंगी, सीधा सरप्लस में जाना चाहिए. लेकिन ऐसा शॉर्ट रन में नहीं होगा.
एक्सपोर्ट्स के भी कॉन्ट्रैक्ट साल के साइंड हैं, इंपोर्ट्स के भी कॉन्ट्रैक्ट साल के साइंड हैं, हम छोड़ नहीं सकेंगे। सस्ती होने के बावजूद हम इंपोर्ट्स जो महंगी हुई हैं उनसे स्विच अवे नहीं कर सकेंगे, और महंगी सस्ती होने के बावजूद एक्सपोर्ट्स जो हैं हमारी लोग ज़्यादा नहीं खरीद पाएंगे, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं दूसरे कंट्रीज से। हाँ, जब लॉन्ग रन आ जाएगा, मार्शल लर्नर कंडीशन मेट हो जाएगी, यानी मिल मिला के पीईडी एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स की 1 से ऊपर चली जाए, लेट्स से एक्सपोर्ट्स की 0.8 है, इंपोर्ट्स की 0.5 है, मिल मिला के 1.3 होगी, तब जेकब इफेक्ट आएगा। अब देखो नीचे वाला देखिएगा पहले, लेबल्स, इसके लेबल्स बच्चे हमेशा गलत करते हैं, जरा देखें। करंट अकाउंट लिखना है पॉजिटिव यानी सरप्लस, और नीचे जीरो के नीचे नेगेटिव यानी डेफिसिट। नीचे वाला जे कर्व देखो, हमारा डेफिसिट था, गवर्नमेंट ने करेंसी को डेप्रिशिएट किया या डिफ्लेशन आई, जो भी हुआ, एक्सपोर्ट सस्ती हुई, इंपोर्ट्स महंगी, लेकिन वक्ती तौर पे साइन कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से, इनइलास्टिक डिमांड की वजह से फर्दर डेफिसिट हुआ, डिप हुआ शॉर्ट रन में, लॉन्ग रन में सरप्लस में कन्वर्ट हुआ। उल्टी साइड जी एप्रिसिएशन, हमारी करेंसी महंगी हुई है, एक्सपोर्ट्स महंगी, इंपोर्ट सस्ती, सीधा डेफिसिट में जाना चाहिए, लेकिन वक्ती तौर पे साइन कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से एक बार फर्दर सरप्लस में जाएगा और फिर डेफिसिट में लॉन्ग रन में जाएगा। बच्चों समझ आ गया? समझ आ गई, लेकिन सर वो क्वेश्चन में थ्रेड करने का मसला होता है। क्या मसला होता है? मतलब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, आपको क्वेश्चन देता हूँ। स्वीडिश करोना, अब करेंसी के नाम सुन के एकदम से आप पैनिक ना कीजिएगा। स्वीडन करोना या आइसलैंड की करेंसी, सॉरी, आइसलैंडिक करोना was devalued by the government. Explain 2 factors that will determine whether the current account deficit will convert into surplus. कैसे आंसर करोगे शायान? सर Devaluation will make क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन दोबारा बताएं यार। आइसलैंड का कोरोना, उसकी करेंसी डिवैल्यू की है गवर्नमेंट ने, सस्ती हुई है। वो कहता है क्या डेफिसिट सरप्लस में बदलेगा? कौन से फैक्टर्स पे ये बात डिटरमिन करती है, डिपेंड करती है? सोचो हम बोलेंगे क्या मार्शल लर्नर कंडीशन नहीं, वो एंड पे बोलना, आप बताइएगा। इट विल डिपेंड ऑन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। In short run, demand for exports and imports will be inelastic as contracts have been signed. अच्छा, yes, contract. आप समझ आ रही है? So short run में deficit will, 2 साल के बाद, हाँ, एक पहले बोलना, short run में deficit will increase, but in long run when, yeah, फिर लॉन्ग रन के अंदर जब कॉन्ट्रैक्ट्स ऑब्लिगेटरी नहीं होंगे तब, और मार्शल लर्नर कंडीशन मीट हो जाएगी, जॉइंट सम ऑफ इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 हो जाएगी, तब सरप्लस में जाएगा। आप समझ आई बात? दैट इज ऑल यू नीड टू डू। 3 फैक्टर्स हैं बेटे, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन यानी टाइम पीरियड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, शॉर्ट रन में इलास्टिक, लॉन्ग रन में इनइलास्टिक, तीसरा मार्शल लर्नर कंडीशन। अच्छा, जिसको इस पे मसला आ रहा है उसको मैं एक आसान सा मरहम सोल्यूशन बताता हूँ। देखो शायान, और भी फैक्टर्स हैं। हमारी करेंसी डेप्रीशिएट हुई है, क्या करंट अकाउंट डेफिसिट से सरप्लस में जाएगा? किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? इन्फ्लेशन पे डिपेंड करती है। हमारी करेंसी डेप्रीशिएट हुई लेकिन इन्फ्लेशन रेट हमारा ज़्यादा हो गया, तो उससे हमारी एक्सपोर्ट्स सस्ती नहीं होंगी, इंपोर्ट्स महंगी नहीं होंगी, तो करंट अकाउंट डेफिसिट फर्दर वर्सन हो सकता है। समझ आ गई? यस सर। एक फर्दर इसमें बताते हैं आप, प्रोटेक्शनिज्म। हमारी करेंसी नीचे गई है लेकिन दूसरे कंट्रीज ने हमारे खिलाफ प्रोटेक्शन यूज कर ली, टैरिफ कोटास, उससे हमारी एक्सपोर्ट्स महंगी हो गई, ठीक है, और दोबारा करंट अकाउंट सरप्लस में नहीं गया। ऑफसेटिंग फैक्टर्स भी लिख सकते हो, जस्ट इन केस यू स्ट्रगलिंग विद दिस, आप समझ गए हो, लेकिन जस्ट इन केस आप इन्फ्लेशन और प्रोटेक्शनिज्म को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके सर, ये 3 फैक्टर नंबर मिल जाएंगे ना? ऊंचा बोलिएगा। तो ये जो 3 फैक्टर हैं, पीईडी और ये मार्शल लर्नर कंडीशन और जो था मतलब टाइम फैक्टर, ये टाइम पीरियड, इन तीनों को एक्सप्लेन करना है ना बस। 6 मार्क्स के लिए 3 बहुत है, और आता ही 6 मार्क का है। 6 मार्क्स, 4 का आता है अक्सर 2 फैक्टर, 6 का आ जाए 3 फैक्टर, ठीक है? ठीक है सर। बताना ऐसे अच्छी तरह। अब एप्रिसिएशन में हल करने की जरूरत नहीं, उल्टा है बिल्कुल उसका। अच्छा जी, अब डेप्रिसिएशन या डिवैल्यूएशन, एप्रिसिएशन या डिवैल्यूएशन का इकोनॉमी पे क्या असर पड़ता है, ये आई विल डू इट सम अदर टाइम, पास्ट पेपर्स में करवा दूंगा, टर्म्स ऑफ ट्रेड करके आज की क्लास
खत्म करते हैं, बहुत थोड़ा टाइम हमारे पास बच गया है। टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होती हैं? वन ऑफ द मोस्ट फॉरगॉटन टॉपिक है, इसका फॉर्मूला भी बच्चों को नहीं आता, कैलकुलेशन भी नहीं आती, अच्छे अच्छे बच्चे भी एमसीक्यू गलत कर जाते हैं, आई डोंट नो व्हाई। प्लीज टर्म्स ऑफ ट्रेड को थोड़ी सी इंपॉर्टेंस दें। व्हाट आर टर्म्स ऑफ ट्रेड? रिलेटिव प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स इन इंडेक्स फॉर्म। हम अपनी एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स की एवरेज प्राइसेस को कंपेयर कर रहे हैं इंडेक्स फॉर्म में, जैसे सीपीआई था इंडेक्स फॉर्म में, वही टेक्निक यूज कर रहे हैं। टर्म्स ऑफ ट्रेड का आप टीओटी लिख सकते हो, इसका फॉर्मूला क्या है? एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स, हमेशा एक्सपोर्ट प्राइस ऊपर लिखना, ये न्यूमरेटर है, एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स ओवर इंपोर्ट प्राइस इंडेक्स इनटू 100। बेस ईयर में सारा कुछ 100 होता है, एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स भी इंपोर्ट प्राइस इंडेक्स भी, तो आंसर 100 आएगा। एक कैलकुलेशन सीखते हैं जी। एक्सपोर्ट प्राइसेस इंक्रीज बाय 20% एंड इंपोर्ट प्राइसेस फेल बाय 10%। एक्सपोर्ट प्राइसेस 20% इंक्रीज का मतलब है बेस ईयर से इंडेक्स नंबर जंप करके 100 से 120 पे आ जाएगा। इंपोर्ट प्राइसेस गिरी हैं 10%, 100 से जंप डाउन करके 90 पे आ जाएंगी। 120 ओवर 90 इंटू 100, हमारी टर्म्स ऑफ ट्रेड 133.33 पे चली गई। यानी इस साल के अंदर हमारी टर्म्स ऑफ ट्रेड या रिलेटिव प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स कंपेयर टू इंपोर्ट्स improved by 33.33%। समझ आ गया मेरे बच्चों? यस सर। अब जी, जब भी 100 से ऊपर है टर्म्स ऑफ ट्रेड, इसका मतलब है फेवरेबल, क्योंकि न्यूमरेटर एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स ज्यादा है। 100 से नीचे है अनफेवरेबल। लेकिन इंप्रूवमेंट और वर्सनिंग इज समथिंग डिफरेंट कंपेयर टू फेवरेबल अनफेवरेबल। अगर टर्म्स ऑफ ट्रेड 106 से 104 पे आई हैं, स्टिल फेवरेबल है लेकिन डिटीरियरेट हो गई हैं, वर्सनड हो गई हैं। अगर टर्म्स ऑफ ट्रेड 96 से 98 पे गई हैं, स्टिल अनफेवरेबल है, हमारी एक्सपोर्ट्स रिलेटिवली सस्ती हैं लेकिन इंप्रूव हो गई हैं पहले से। एक्सपोर्ट्स महंगा होना, इंपोर्ट सस्ता होना मींस टर्म्स ऑफ ट्रेड फेवरेबल। इकोनॉमी पे असर अभी नहीं देखो, सिर्फ प्राइसेस बारे पे देखो कि हमारी टर्म्स अच्छी हैं कि नहीं। बच्चों समझ आ गया या नहीं? ओके, इन्फ्लुएंसेस ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड। पहला क्या है जी? इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन। अगर हमारा इन्फ्लेशन रेट ज्यादा है दूसरे मुल्कों से, हमारी एक्सपोर्ट्स हो जाएंगी महंगी, इंपोर्ट सस्ती। बच्चे शुरू होते हैं करंट अकाउंट, नो नो नो, जस्ट स्टिक टू टर्म्स ऑफ ट्रेड। इन्फ्लेशन ज्यादा है बाहर के कंट्रीज से, एक्सपोर्ट्स महंगी हुई, इंपोर्ट सस्ती, टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव हो गई। डिफ्लेशन, एक्सपोर्ट सस्ती, इंपोर्ट्स महंगी, टर्म्स ऑफ ट्रेड वर्सन। बाद में मैं बताऊंगा कल, फॉर द क्वेश्चन मेंशन एन ऑफसेटिंग फैक्टर, ये मैं कल करा दूंगा। एक्सचेंज रेट एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन। हमारी करेंसी अप्रिशिएट हो या गवर्नमेंट उसको रीवैल्यू करे, एक्सपोर्ट प्राइसेस बढ़ जाती हैं, इंपोर्ट प्राइसेस गिर जाती हैं, टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव हो जाती हैं। और अगर करेंसी डेप्रिशिएट हो तो एक्सपोर्ट सस्ती, इंपोर्ट्स महंगी, टर्म्स ऑफ ट्रेड खराब हो जाती हैं। इकोनॉमी के लिए फायदा है या नहीं, वो बात की बात। लास्ट जी, यूज ऑफ प्रोटेक्शनिज्म एंड फ्री ट्रेड। अगर गवर्नमेंट प्रोटेक्शनिज्म यूज कर रही है, टैरिफ लगा रही है इंपोर्ट्स पे, उनको महंगा कर रही है, एक्सपोर्टर्स को सब्सिडी देके सस्ती कर रही है, हमारी एक्सपोर्ट्स हुई सस्ती, इंपोर्ट्स हुई महंगी, टर्म्स ऑफ ट्रेड वर्सन हुई, इकोनॉमी पे असर नहीं देखना। ठीक है जी, सबको समझ आ रहा है बच्चों या कोई कंफ्यूजन? सर रिपीट कर दें ये वाला। प्रोटेक्शनिज्म क्या होता है बेटे? यूज ऑफ टैरिफ कोटाज ऑन इंपोर्टेड गुड्स, उनको महंगा करते हैं हम, और एक्सपोर्टर्स को सब्सिडी देके उनको सस्ता करते हैं। एक्सपोर्ट सब्सिडी सस्ते की वजह से सस्ती हो गई, इंपोर्ट्स टैरिफ की वजह से महंगी हो गई, टर्म्स ऑफ ट्रेड खराब हो गई, डिटेरियोरेट कर गई, वर्सन हो गई, एक्सपोर्ट्स रिलेटिवली सस्ती हो गई। इकोनॉमी पे असर नहीं देखो, सिर्फ टर्म्स ऑफ ट्रेड तक रुक जाओ। गॉट इट बच्चे? यस सर। इसके 8 मार्क का क्वेश्चन करके क्लास बंद करते हैं। इसके 12 मार्क वाले कल आराम से करेंगे और फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट छोटू सा है, मुश्किल से आधे घंटे में हो जाएगा। एक्सप्लेन व्हाई अ कंट्रीज टर्म्स ऑफ ट्रेड चेंज। कभी कभी वो क्या करता है, चाइनाज टर्म्स ऑफ ट्रेड चेंज फ्रॉम 102.8 टू 106.5। एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट मे हैव कॉज्ड इट। सेम आंसर है बच्चे, टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव हुई हैं, 102.6 से 108.5 पे गई हैं, इंप्रूव हुई हैं। ठीक है, तो परेशान नहीं होना, यही 3 फैक्टर्स लिखने। टर्म्स ऑफ ट्रेड को करिए डिफाइन, इट्स द रिलेटिव प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स इन इंडेक्स फॉर्म। उसका फॉर्मूला दीजिए, 1 मार्क इसका फॉर्मूला क्या है? जब भी इकोनॉमिक्स में फॉर्मूला हो उसका 1 मार्क होता है, जैसे पी डी वाई डी, फॉर्मूला के बगैर वो नॉलेज का मार्क आपको कभी नहीं मिलता। टर्म्स ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला टीओटी इज इक्वल टू एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स ओवर इंपोर्ट प्राइस इंडेक्स इनटू 100। एप्लीकेशन के 6 मार्क्स, 3 फैक्टर्स 2 मार्क्स के लिए। टर्म्स ऑफ ट्रेड इफेक्ट्स ऑन इकोनॉमी, नंबर 1 इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन।
If inflation rate is more than trading partners, exports will become expensive, imports will become cheaper, terms of trade will improve. अगर deflation है तो exports सस्ती हुई, imports महंगी, terms of trade worsen. अब एक offsetting factor लिखें, unless there is a rise in exchange rate. समझ रहे हैं? Offsetting factor. फिर जी exchange rate appreciation, revaluation या depreciation, devaluation. If currency appreciates, revalues by government, export prices will increase, imports prices will fall, terms of trade will improve, unless कोई offsetting factor, deflation occurs. Last G, protectionism raises the price of imports, reduces the price of exports, terms of trade will worsen unless there is an offsetting factor such as a rise in inflation. सब बच्चों को समझ आ गया ये 8 मार्क कैसे लेने? Yes, sir. I would suggest इसको अपने आप होमवर्क कर लो, अच्छा हो जाता है. 5 मिनट है लेकिन आई कांट डू द 12 मार्क क्वेश्चन, ये काफ़ी आपको कंफ्यूज कर देगा. बच्चों ने मुझे सॉल्व भी करके देते हैं तो इसमें गलतियां होती हैं, तो लेट्स डू इट सुकून से टुमारो. लेट्स क्लोज द क्लास एंड A2 वाले बस रुक जाएं, बाकी यू गाइस कैन गो.